प्रॉब्लम आएगी, आपको 12th हाउस देखना है, 12th हाउस फ्रॉम द कारक हाउस। अब मैं आपको पेनल्टी की बात हुई तो एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में आया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे कौन बताएगा कि 10th हाउस का मेरे खराब रिलेशनशिप्स के साथ क्या रोल है, क्या कनेक्शन? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। मेरे 10th हाउस का मेरे खराब रिलेशंस के साथ क्या रोल है? चलिए मैं बताता हूँ। मेरे विवाह का स्थान कौन सा है? 7th। मेरे विवाह का सुख स्थान क्या होगा? 7th से 4th। 10th हाउस। या क्लियर? जब जी। भी 10th हाउस मेरा बिगड़ेगा, मेरा रिलेशनशिप खराब होगा ही होगा। 10th हाउस के बिगड़ने को हम बोलते हैं कि भाई मेरा 10th हाउस बिगड़ रहा है, मेरे को ना कर्मों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे प्रोफेशन में इश्यूज आ रहे हैं, मेरे को बॉस सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके पार्टनरशिप पे भी होगा, आपके स्पाउस के साथ भी रहेगा। जब भी प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आपको सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है, विच हाउस इज रिस्पॉन्सिबल? 6th। नो, दैट इज 5th। ओके। 12th फ्रॉम 6th। 6th से 12th एंड 10th से 8th। हाँ ओके। क्लियर? कि 8th हाउस जो है वो प्रॉब्लम देता है ना। जी। 8th हाउस प्रॉब्लम देता है। 8th हाउस को तो हम यहाँ तो बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम की ये जो है वो सोल्यूशन आसानी से नहीं मिलता, गड्ढा है वो। तो मेरे जो पेनल्टीज की अभी बात आई, ठीक है, उस पेनल्टीज को भी या वर्क में सस्पेंशन की बात आ जाए तो आप 5th हाउस को देखो। ठीक है, आपने हर हाउस से उसकी प्रॉब्लम को देखने के लिए 6, 8, 12 देखना है। ठीक है, जैसे, हाँ जी, आपने प्रॉब्लम देखने के लिए किसी भी हाउस के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम को देखने के लिए आपने 6, 8, 12 को पकड़ना है। मुकेश, हाँ जी मुकेश जी पूछिए। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे बोला ना कि 6 से 12th 8th हो गया, 8 से 12th, वो कैसे चेक करता हूँ? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए सर, लग्न कुंडली के अंदर हम लोगों ने 6, 8 और 12 भाव को अच्छा नहीं माना। यहाँ से कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, इसी तरीके से जिस भी हाउस के लिए हम बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेकंड हाउस के लिए बात करूंगी। मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड हाउस, मैं सेकंड हाउस के लिए बात कर रहा हूँ। इस सेकंड हाउस से गिनने पर छठा भाव कौन सा होगा, देखिए कैसे गिनते हैं। दिस इज माई फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस की ये, आप इसको ना फर्स्ट हाउस मानिए। मैं सेकंड हाउस के रिस्क के बारे में बात करना चाहता हूं, तो इससे गिनना शुरू करूंगा। 1, ओके 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि सेकंड हाउस के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो कहां से क्रिएट हो रही है? 7th हाउस 7th हाउस, ठीक है। शुरू हो रही है अच्छा, प्रॉब्लम। दूसरा मेरे को पता है कि आपने कहा था 12th हाउस का जो ओनर जहां पर होगा वो खर्चा करेंगे, तो मेरा 12th हाउस का जो ओनर है वो 3rd में है, मेरे 12th हाउस में है गुरु, और 3rd हाउस में गुरु, तुला लगन के हिसाब से। सर मैं पर्सनल, हम जो प्रिडिक्शन है वो भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अरे 12th हाउस का आपने कहा था जो ओनर होगा था उस हिसाब से पैसा खर्च करोगे जहाँ पे वो दूसरा लॉर्ड होगा, तो अगर 3rd हाउस का बनेगा तो मैं कहाँ पे पैसा खर्च करूंगा, वो पूछ रहा था। हाँ अपने छोटे भाइयों पे करो, अपनी हॉबीज पे करो, छोटी छोटी ट्रैवलिंग पे करो। ओके, गॉट इट। ठीक है, इन सब में सबसे अच्छा अपनी हॉबीज पे खर्चा करो। ओके, गॉट इट। तो सेकंड हाउस के लिए 7th हाउस क्या है? 6th हाउस है। ठीक है, 6th,
7th 8th। अब आ गया सेकंड हाउस के लिए 8th हाउस क्या है, 9th हाउस बन रहा है। सेकंड हाउस के लिए 12th हाउस क्या बनेगा, ऐसे गिनते जाएंगे, लग्न विल बिकम 12th फ्रॉम सेकंड। 12th from second. Got it. इसलिए व्यक्ति अपने मतलब जो परिवार है ना, व्यक्ति अपने परिवार पे मरता है, या कह सकते हैं व्यक्ति अपने परिवार के लिए मरता है। ठीक है, तो आपको कोई भी हाउस आप पकड़ोगे ना, कोई भी हाउस आपको पकड़ना है, उस हाउस से के लॉसेस उससे प्रीवियस जो पहले जस्ट हाउस आया है वो है। नहीं तो हर हाउस के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएशन है वो 6th हाउस करेगा। यहाँ पे हम 4th हाउस को पकड़ते हैं, 4th हाउस के लिए। ठीक है, ये मैंने 4th हाउस पकड़ लिया। मैंने ये 4th हाउस पकड़ लिया, इसको कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इस 4th हाउस के लिए जो छठा भाव है वो क्या होगा, 9th हाउस। Correct. इस 4th हाउस के लिए 8th हाउस क्या होगा, 11th हाउस। इस 4th हाउस के लिए गिनने पर 11th हाउस जो है वो 8th हाउस बन जाएगा। इस 4th हाउस के लिए 12th हाउस क्या होगा, दैट इज 3rd हाउस। अब आप तो बोलोगे सर ये जो 4th हाउस के लिए जो 6th हाउस है वो 9th हाउस बन रहा है, और लेकिन 9th हाउस तो अच्छा भाव होता है। बिल्कुल होता है, कौन रोक रहा है। ठीक है, 4th हाउस के लिए 6th हाउस 9th हाउस है। 9th हाउस तो पिता का भाव है। ठीक है, पितरों का स्थान है, मेरा भाग्य का स्थान है, तो ये मेरे 4th हाउस को तो सर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना भाई। फिर 4th हाउस को वहां से प्रॉब्लम मिलेंगी। मिलेंगी। ठीक, सुख स्थान के लिए ये जो हाउस है, सुख स्थान के लिए ये जो हाउस है, ये ये आपका कर्मों का स्थान बन जाएगा, सर्विस का हाउस बन जाएगा। 4th हाउस का मतलब क्या है, सुख स्थान, सुख का भाव, लग्जरी चाहिए मुझे, मेरे को जमीन खरीदनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है। और 9th हाउस क्या है, भाग्य का स्थान है। 6th हाउस क्या है, 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ सर्विस। सेवा दो, नहीं दोगे तो वो सुख मिलेगा ही नहीं। धर्म का साथ दो, धर्म का साथ नहीं दोगे तो सुख मिलेगा ही नहीं। पिता की सेवा कर लो तो वो सुख मिल जाएगा। जहां आप 9th हाउस के एंटी हुए, 4th हाउस बहुत पकड़ पकड़ पीटेगा। पिता के एंटी जाके दिखाओ, पापा खर्चा पानी सब रोक देंगे, बैठे रहो निठल्ले, मांगते रहो दोस्तों से उधार। वाइसो 9th हाउस पिता, 6th हाउस उधार। 9th हाउस की कृपा हटी नहीं, उधार चालू। सुख तो चाहिए ही ना। सुख प्राप्त करने के लिए 9th हाउस को फेवर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब बोलो जी 8th हाउस का बताओ। 8th हाउस को बताते हैं। 8th हाउस क्या कहता है, 8th हाउस कहता है आपका हिडन टैलेंट। 8th हाउस कहता है रिसर्च। 8th हाउस कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। 11th हाउस एक्चुअल में एनर्जी क्या लेके बैठा है, आपको प्रॉफिट देने की, आपको लाभ देने की, आपकी इच्छा पूर्ति करने की।
भाई इच्छा पूर्ति 4th हाउस से सुख तभी मिलेगा जब मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मेरी इच्छा पूर्ति हो ही नहीं रही, मुझे सुख मिल ही नहीं सकता। उस 4th हाउस के लिए 11th हाउस 8th हाउस है, उसके पास एनर्जी है इच्छा पूर्ति देने की। चाहिए क्या आपको? चाहिए सुख। अगर मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, और मैंने ज्यादा इच्छा पूर्ति करने की कोशिश की तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। 8th हाउस कहता है कि भाई आप ना किसी चीज को खोद खोद के निकालो, ढूंढो, उसके पीछे मेहनत करो। 8th हाउस कहता है अपने अंदर बदलाव लाओ। इच्छा पूर्ति या सुख को प्राप्त करना, ये जो बदला वर्ड है ना, बदलाव, ये बहुत बहुत मेहनत करने वाला वर्ड है। अपने आप के अंदर बदलाव लाना बहुत ही मुश्किल होता है। बुरी आदतों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको बदलाव लाना है, आप बदलाव में लगे हुए हो। बदलाव को लाने के लिए आपकी आपको कई कई बार आपको अपनी इच्छाओं को मारना भी पड़ेगा, सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। जब मैं सेक्रीफाइस वर्ड बोलता हूं तो इट इज अ काइंड ऑफ दान, ठीक है। और चीजों को गुप्त रखना भी 8th हाउस की बात है, ठीक है। तो हर भाव से 6, 8, 12 आपसे कुछ ना कुछ लेगा, तभी कुछ ना कुछ देगा। 6th हाउस से आपसे हेल्थ ले लेगा, 12th हाउस आपके खर्चे करवा देगा, आपसे कुछ ना किसी टर्म्स में आपका कुछ आपसे छुड़वाएगा, मतलब आपके हाथ से कुछ ना कुछ चीज निकलेगी, तभी कुछ चीज प्राप्त होगी। 3rd हाउस, 4th हाउस से 12th हाउस 3rd हाउस आए, पर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पैसा खर्च करने के लिए नहीं कह रहा वो हाउस, आपको सुख चाहिए ना, 4th हाउस चाहिए ना आपको, तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट कहां से लगेंगे? 3rd हाउस से लगेंगे। आपको सुख चाहिए ना, 3rd हाउस आपकी हॉबीज का एरिया है, आपकी हॉबीज के पास ही एनर्जी है आपको सुख देने की। जब जब आपकी हॉबीज कंप्लीट होंगी आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, यू फील गुड। ऐसे आपने हर भाव से 6, 8, 12 से कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ उस हाउस को देना ही पड़ेगा, तभी उनका पेट भरेगा, तभी आपको खुशी का एहसास होगा। 10th हाउस का 12th हाउस है 9th हाउस, यानी कि आपके जो भाग्य का व्यय हो रहा है 10th हाउस के लिए हो रहा है। आपके भाग्य का जो व्यय हो रहा है वो आपके 10th हाउस के लिए हो रहा है। 10th हाउस कर्म है आपके, कर्मों का व्यय, कर्मों का व्यय आपके भाग्य को बढ़ाता है। 9th हाउस आपका भाग्य था जनरल, लेकिन 9th हाउस 10th से 12th है। आपके कर्मों का व्यय, आपको कर्म करने से आपका भाग्य आपका साथ दे। क्लियर? हाँ जी मुकेश जी, कोई क्वेश्चन है आपका? मुकेश जी आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर, हो गया, थैंक यू, क्लियर है, क्लियर है। सोनिका जी। जी भैया, मेरा क्वेश्चन है ये जैसे 12th हाउस का जो स्वामी होगा वो जिस हाउस में बैठेगा जाके हमें उस हाउस के ऊपर एक्सपेंडिचर करना होगा, ऐसा होता है क्या? हाँ जी ऐसा ही होता है। तो 10th हाउस के लिए क्या, लाइक एक्सपेंडिचर व्हाट, लाइक अपने जो हमारा कहना चाहिए सुख सुविधाएं हैं, स्टेटस है, उस पे खर्च करें? स्टेटस पे खर्च करो, अपने प्रोफेशन पे खर्च करो, ओके। या जैसे प्रोफेशन, फर्दर, हाँ। यहाँ पर देखो सिर्फ खर्च ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक हाउस के कारकत्व तो बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक एग्जांपल लिया कि सर 12th लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जाके बैठा हुआ है। अब हम्म। आपके कर्मों का जो संबंध है वो विदेश से बन गया है। हम्म। ये तो मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा था।
आपके कर्मों का संबंध जो है वो विदेश से बन गया है। आपके पास जो काम आएगा वो विदेश से आएगा। ये किसी एमएनसी से आ जाएगा, किसी हॉस्पिटल से आ जाएगा। हो सकता है आप किसी गुरु के आश्रम में काम करने वाले व्यक्ति हो। ठीक है। ओके। हाँ जी देव और जी। व्यक्ति को अपने गुरु के आश्रम जाते भी रहना चाहिए। हाँ, जाते रहिए, वहां पे जाके सेवा कीजिए, क्या दिक्कत है। कर्म लगाने ना, कर्मों में गुरु का स्थान आ गया है, तो ओके। आप अपने गुरु के स्थान में जाकर के वहां पे कोई सेवा कर सकते हो, कुछ कर, कोई वहां पे वॉलेंटरली कुछ किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, और मतलब अगर आप गुप्त दान भी करेंगे तो वो भी एक तरीके का 12th हाउस का बैलेंस करने का ही हुआ, और वो 10th और 12th दोनों को बैलेंस करेगा फिर। दान सेवा छठा भाव है, 8th हाउस सीक्रेसी है और 12th हाउस डोनेशन है। हाँ, ठीक। हाँ जी दीप। गॉट इट, थैंक यू भैया। सर एक हाँ मेरा क्वेश्चन था कि हम जो भृगु चक्र पद्धति जो हम सीख रहे हैं, जी। इसमें सर राशि को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, यानी इसको कंसीडर कर सकते हैं राशियों का जो है प्लेसमेंट? राशियों की इंटीग्रेशन, हाँ कर जी। सकते हैं, मैं राशियों का भी करवा दूंगा। अच्छा, तो सर इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर थर्ड हाउस में सिंह राशि है और सिंह राशि का जो लॉर्ड है वो वो सूर्य। 12th हाउस में है, तो हाँ, क्या मैं ये समझ सकता हूँ को इसको सरकारी डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉब्लम होगी? ये क्या रिलेशन, ये जो रिलेशन आपने मुझे बोला है, ये तो केंद्र का रिलेशन बना है, प्रॉब्लम क्यों होगी। केंद्र का रिलेशन? सर मैं 12th हाउस बोल रहा हूँ, केंद्र तो नहीं आया ना। थर्ड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठा है ना। जी जी। भाई थर्ड हाउस के लिए 12th हाउस 10th हाउस है। देखो, 5 नंबर की राशि आ गई। हाँ वो मेरे को समझ में आ गया। ठीक है। तो 5 नंबर की राशि की एनर्जी कैसी है। 5 नंबर की राशि यानी जो सिंह राशि है उसकी एनर्जी जो है वो लड़ाकू एनर्जी है, मतलब आप उस संदर्भ में कह रहे हो। मैं जो है उस संबंध में बोल रहा हूँ कि हम्म, किसी को डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ ठीक है। जो सरकारी कामकाज जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, और जो आपने सील बताया जो 5th हाउस का है, और 5th हाउस सूर्य का पक्का घर है। अरे और सर, अरे सर ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। वो वाला जो कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पे उसको आप जोड़ो मत, कंफ्यूज हो जाओगे अच्छा। बहुत जबरदस्त तरीके से। मैं बताता हूँ, कोई भी लाइफ में इवेंट है ना, कोई भी लाइफ का इवेंट है, वो इवेंट हाउस से रिप्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कोई आदमी अगर जॉब के लिए बोल रहा है, प्रोफेशन के लिए आपके पास आ रहा है, तो आपको सीधा 10th हाउस पकड़ना है। राइट। हम हाउसेस की एक्टिवेशन पे बात करेंगे। जो बात आप कह रहे हो राशि को इन्वॉल्व करके, वो यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट दिखाऊंगा कैसे यूज होगा, लेकिन उस रिस्पेक्ट में नहीं होगा कि कोई उस भाव का कारक है या नहीं है। उस दोनों को आप मिक्स मत करो, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। और आपका जो डाउट है ना वो मुझे समझ में आ गया है, वो आपका डाउट क्लियर जरूर हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वो डाउट आपके मन से निकल जाएगा। ठीक है। ओके ओके सर। चलिए, ये हो गए हमारे हाउसेस। इसके बाद, हाँ जी मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी कोई प्रश्न है आपका, आपने हैंड रेज किया है। मुकेश जी आपको कोई प्रश्न है। चलिए कोई बात, हम लोग आगे प्लैनेट्स के ऊपर बात करते हैं। प्लैनेट्स का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सूर्य की बात होती है,
तो सूर्य के पास एनर्जी है अथॉरिटी की, सूर्य के पास एनर्जी है एडमिनिस्ट्रेशन की, सूर्य meant for politicians and politics। सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट कारक है आपकी हेल्थ, आपका आरोग्य, आपके नेम एंड फेम, आपकी आत्मा, आपकी आत्मा। ठीक। चंद्रमा आपकी माता का कारक है, सूर्य यहाँ पे पिता का कारक भी है, लिख लीजिए। सूर्य इज योर फादर, योर सन ऑल्सो, आपका बड़ा बेटा। चंद्रमा, चंद्रमा के पास एनर्जी है आपके माता की, खर्चे की, ट्रेवलिंग की, आपके मानसिक संतुलन की। चंद्रमा इज योर सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको ट्रेवल करवाता है। चंद्रमा के पास एनर्जी होती है औषधि की, चेंज ऑफ प्लेस की, लिक्विड सम सॉर्ट में। चंद्रमा जो हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, बेसिकली एक्वस पार्ट है, वो चंद्रमा है। रक्त का कारक ब्लड है, लेकिन रक्त के अंदर जो लिक्विडिटी आई है डेट इज कम्स फ्रॉम चंद्रमा। जो आप खाना खाते हो वो भी ये चंद्रमा से देखा जाता है। मंगल, मंगल इज योर देह, आपकी बॉडी है मंगल। मंगल आपके छोटे भाई हैं। कभी भी टेक्नोलॉजी का या स्किल्स का या इंजीनियरिंग का, मशीनरी का, कभी भी कोई पॉइंट आएगा, कम्स फ्रॉम मंगल। मंगल इज द पावर, पावर को दिखाता है मंगल, एंगर को दिखाता है, इंजरीज को दिखाता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास जो एनर्जी होती है वो भी मंगल की होती है। बुध, अच्छा मंगल की एक एनर्जी और भी, वो लिख लो आप। मंगल अगर लड़ाई झगड़े को दिखा रहा है, इंजरीज को दिखा रहा है, एक्सीडेंट्स को दिखा रहा है, तो मंगल दयालु भी है। मंगल जो है वो दयावान भी है। बुध आ गया, मरकरी आ। मरकरी इज योर कॉन्शियस माइंड, जो सेंस है ना आपको, आपकी लर्निंग पावर जो है, वो मरकरी है, बुध है। मरकरी बुध जो है वो मेरा फ्रेंड सर्कल भी है। आपके दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके छोटे बहन बुध है। जब भी हम अकाउंटेंसी का काम करते हैं, हम मैथ्स का कोई काम करते हैं, हम लर्निंग्स करते हैं, इवन दो हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, हम कोई शॉप चलाते हैं, मतलब हम कोई डे टू डे बेसिस पे कोई कॉमर्स का काम करते हैं, ये सब बुध के पास आता है। जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो, जिसे बोलते हैं हिंदी में पत्राचार, वो भी बुध से ही आती है, मरकरी से आती है। आपको
सपोर्ट चाहिए, बुध देता है। डिप्लोमेसी जो है वो भी बुध से आती है, चालाकी जिसे बोलते हैं ना। तार्किक क्षमता बुध से आती है। जुपिटर, गुरु, ये जीव कारक प्लेनेट है। गुरु जो है वो जीव कारक प्लेनेट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेनेट है ये बेसिकली आपके जो दैवीय शक्ति आपको प्राप्त होती है या कोई मिलती है, जैसे बोल डिवाइन ब्लेसिंग हम बोलते हैं, वो हमें गुरु देता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें कौन देता है? गुरु देता है। जो टीचर्स हो गए, प्रीचर्स हो गए, धार्मिक उपदेश देने वाले लोग हो गए, वो सब गुरु से कंट्रोल होते हैं। जितने भी एडवाइजर्स होते हैं, जो भी आदमी एडवाइस देता है, वो गुरु से कंट्रोल होता है। एजुकेशन या विजडम जो है वो गुरु से कंट्रोल होती है। जो आपका पूजा रूम है या जिस पूजा का स्थान है आपका, वो गुरु से कंट्रोल होता है। गुरु क्या है? वो बुजुर्गों का, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। गुरु को नेचुरल वृद्धि कारक प्लेनेट कहा गया है, जो हमें डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। तो ये जो गुरु है ये आपका ट्रेनर है, आपका टीचर है, जज है, मिनिस्टर है, रिलीजियस एक्टिविटी करने वाला जो पुरोहित है, जीव के रूप में आप खुद हो, आपको मिलने वाला दैवीय शक्ति, बुजुर्गों का आशीर्वाद, वेद, पूजा का कमरा, सब गुरु है। नैसर्गिक रूप से क्या है? ये वृद्धि कारक प्लेनेट है। वृद्धि कारक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन, क्या क्या हो गया हमारा? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु। अब आ गया आप शुक्र पे। शुक्र जो है लग्जरी का कारक। आपके किसी मेल के लिए जनरली उसकी वाइफ को आप शुक्र से देखते हैं। किसी मेल के लिए उसकी वाइफ को आप शुक्र से देखते हैं। ठीक है। शुक्र जो है वो बेसिकली मैरिज का मेन कारक है। मेन कारक जैसे बोलते हैं ना कि मैरिज देखनी है तो शुक्र को देखो। शुक्र इज योर प्लेजर, लग्जरी। जो आपको जीवन में प्लेजर्स मिल रहे हैं, जो खुशियां मिल रही हैं, जो पैसा मिल रहा है, आप मकान खरीद रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, आप बैंकिंग कर रहे हो, फाइनेंस का काम कर रहे हो, सब शुक्र के केंद्र में आएगा। मैरिज, सेक्स, लव, सब शुक्र के केस में आएगा। जो आप म्यूजिक सुनते हो वहां पर भी शुक्र का, स्वीट म्यूजिक जिससे आपको सुन के खुशी मिलती है, वो भी शुक्र के केस में आएगा। शुक्र बेसिकली आकर्षण है। कहीं भी किसी भी चीज में आपको आकर्षण फील हो रहा है ना, आप कुछ कुछ एनर्जी आप खींच रही है, वहां पर शुक्र है। ठीक। शनि,
कर्म कारक, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट। प्रोफेशन के लिए शनि को हम बेसिक कारक प्लेनेट मानते हैं। शनि रिश्ते में आपके बड़े भाई हैं। शनि जिम्मेदारी है आपकी, और आपके जीवन का दुख भी है। मैं समझाऊंगा, अब जब बाद में हम कनेक्ट करेंगे चीजों को, मैं काफी चीज समझा दूंगा। अभी सिर्फ इसको लिख लीजिए। ठीक। शनि आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो शनि है। शनि आपका, जैसे मैं बता चुका हूँ, ये आपका प्रोफेशन है। शनि जो है वो एनर्जी वाइज स्लो है, स्लो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, चीज को धीमा कर देते हैं। लो पेड सर्वेंट्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके अंदर काम करने वाले लोग, सब शनि है। इसलिए कहते हैं कि अपने सबऑर्डिनेट्स परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्लेनेट पे आ जाइए, राहु पे आ जाइए। राहु क्या है? राहु है आपके लिए समस्या का कारक। जनरल ये फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन रिलेशंस को दिखाता है। इट इज इल्यूजन। राहु केतु को तो बहुत जबरदस्त चीजें हैं, मतलब उसमें तो अभी इसमें इसको डिस्कस करने में 2 ढाई घंटा निकल जाए राहु राहु को। लेकिन ये इल्यूजन देता है व्यक्ति को। राहु की बहुत बड़ी एनर्जी है कि वो इल्यूजिव कर देता है व्यक्ति को, चीजें समझ में नहीं आती। अतिवादी सोच, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, रूल्स को ना मानना, सब राहु के अंडर में है। मैं नहीं मानूंगा, मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राहु हूं। चलिए, राहु हो गया। राहु के पास एनर्जी है चीज को बहुत बड़ा कर देने की। कोई भी चोरी, करप्शन, स्मगलिंग, इलीगल एक्ट्स, सब राहु है। रिश्ते में ये आपके दादा लगते हैं। डिटेक्टिव यानी कि जो रहस्यमय चीजें होती है ना, सब राहु के अंडर है। कंप्यूटर का जो काम होता है सॉफ्टवेयर का, वो भी राहु है। फोटोग्राफी, छाया चित्रण जिसे हम बोलते हैं, राहु है, क्योंकि ये इल्यूजन है। दीवारों पे पड़ने वाले क्रैक भी राहु हैं। ठीक। आगे बढ़ते केतु पे आ जाते हैं। अगर राहु अट्रैक्शन है, मतलब खींचता है राहु की चीजों से, हमारी अटैचमेंट करवाता है, तो केतु हमें चीजों से डिटैच करता है। केतु बेसिकली रिश्ते में मेरे नाना है। लॉ, नेचुरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो दवाइयां हैं, फार्मेसी, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, टेम्पल का एरिया, मतलब टेम्पल रूम तो गुरु है, टेम्पल बेसिकली, लॉयर, लिटिगेशन, चीजों को तोड़ना, ये केतु का काम है। स्पिरिचुअल प्लेनेट है केतु। धागा है केतु, वायर है केतु, रस्सी है केतु, हर्ब्स, रूटेड हर्ब्स केतु है। लेकिन केतु का मेन पॉइंट क्या है? चीजों को तोड़ना, छोटे छोटे पीसेस करना, ये सब केतु। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? हमने 12 भाव और 9 प्लेनेट किए हैं।
कुछ चीजें आपके लिए नई हो सकती हैं, कुछ चीजें आपके लिए पुरानी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल हमने क्या किया, हमने एक बार अपने बेसिक्स को पढ़ लिया। कल से हम इसकी एप्लीकेशन करनी शुरू कर देंगे। एप्लीकेशन कैसे करनी शुरू करेंगे? मैं कल से आपको इन टॉपिक्स का बेसिकली कैसे एप्लीकेशन होगा, बीसीपी का जो बेस है, बीसीपी के बेस को हम कल से पकड़ना शुरू करेंगे। 3 पार्ट्स में हम चीजों को करेंगे, चौथे पार्ट में हम लोग उसकी एप्लीकेशन विद एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, और जो एग्जांपल्स हम क्लास में लेंगे वो हम में से ही कोई साथी का होगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपना चार्ट यहाँ पे लगवा सकते हैं। ठीक, और लगाने के बाद हम उनको वेरीफाई भी करते चलेंगे। हम 2 वे तरीके से काम करेंगे। पहले हम प्रिडिक्शन देखेंगे, फिर हम उसकी वेरिफिकेशन देखेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास जो ड्यूल या दोहरा गोचर है वो यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम दशा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक था। कल से हम अपने कोर टॉपिक के ऊपर बढ़ चलेंगे, उसको समझना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज एंजॉय किया होगा आपने, फिर से रिवीजन हो गई आप लोगों की, कई लोगों की। तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, और बहुत अच्छा बताया आपने। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे जैसे ग्रह जो भी हाउसेस हैं, तो उनके स्वामी पहले याद कर लें, तो उनके स्वामी अगर जैसे किसी और घर में है तो उसी हिसाब से वो मेलिफिक या बेनिफिक प्रभाव देंगे, है ना? लेकिन मुझको याद करने में समस्या आ रही है, इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि क्या क्या याद करने में समस्या, मुझे बताइए, मैं सोल्यूशन देता हाँ, मुझे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक्चुअली कई बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि कौन से ग्रह कारक कौन सा है, उसका ग्रह का स्वामी कौन सा है, ये मुझे याद नहीं रहता। मतलब हूँ। शॉर्ट, मतलब कोई सरल विधि है जिससे कि उसको इफेक्टिवली याद किया जा सके? ठीक है, लिख के याद करो, और जब याद कर रहे होंगे ना तो चलते हुए याद करना। ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक है। है सर। मेनली मतलब लास्ट क्वेश्चन ये है, मेनली जो जिस हाउस में जो प्लेनेट मौजूद है, तो वो उसी हिसाब से रिजल्ट देगा कि, तो उसको वैसे ही याद करूं, मतलब लिख लिख के? अनिल जी बोल रहे हैं ना? मैं सुमित बोल रहा हूँ, सुमित। सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरा याद हो जाएगा आपको। ये जब हम 6ठी क्लास होगी ना, उससे पहले आपको याद करवा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस क्लास सर, गुड, थैंक यू। याद करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। रिजल्ट भी आएंगे, रिजल्ट मैच भी होंगे, और आपको समझ भी आएगा। ठीक है। ठीक। जी, थैंक यू। ठीक है, तो कारकों को जो आपने पढ़ लिया है ना, जिन भी लोगों को भाई याद नहीं होता, बड़ा सिंपल सा नियम है। आपको याद नहीं होता इसका मतलब कहीं पे चंद्रमा और केतु का इन्वॉल्वमेंट है बुध। ठीक है, तो आपको लिख के याद करना है, और आपको लिखने के बाद जो लिखा है ना वो आपको चलते हुए पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार एफर्ट्स लगाएंगे, हो जाएगा। तो बाकी अभी का हमारा जो बेसिक सेशन था वो यही था। हम कल मिलेंगे 8:30 बजे के आसपास, हम लोग मिलते हैं और कंसेप्ट को शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है। हाँ, वो जो लास्ट क्लास थी ब्रांडिंग वाली, उसका ना ऑडियो वो नहीं मिला है, रिकॉर्डिंग। कौन बोल रहे हैं? सोनिया जी बोल रही हैं? निका हाँ, वो मैंने भेजा है ना मेल पे। चलो मैं वैसे ग्रुप में डाल दूंगा, वैसे मेल पे आ गया होगा आप लोगों को। मैंने चेक किया, मेरे पास नहीं है, एक बार ही भैया प्लीज उसको ठीक दे है, दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं भेज वैसे फ्रेश हुई है, छोटा सा। इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, थैंक यू। बाकी अभी आपके सर्टिफिकेट्स भी रेडी करने हैं, तो वो भी कर देते हैं काम साथ में साथ। इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, तो आप आराम से करिए जो आपकी हेल्थ अलाउ करे। बट बस वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा कि मैंने उसको स्किप, वो मिस हो गई थी क्लास मेरे से। हाँ नहीं, मैं भेज दूंगा, वो भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। चलिए अब हम चलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। भैया जय शुभ श्री रात्रि। राम। जय श्री राम।